आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए समझते हैं 10वीं कक्षा का चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको हैं, उसे हम हल किन किन विधियों के द्वारा करते हैं और उसके बाद हम लोग इसका एक एक करके प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसा कि इसका नाम है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो सबसे पहले बच्चों को यह जानना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हल करने की कितनी विधि है और फिर एक एक विधि से सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका परिभाषा क्या हम लिख सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। लिखा जा सकता है जहां ए बी तथा सी अचर संख्या और x तथा y चर संख्या हो। x तथा y क्या हो, चर संख्या हो। ठीक है, और एक शर्त क्या होता है इसके साथ, चर संख्या हो और या तथा a और b, यानी कि a जो है ये बराबर नहीं होना चाहिए जीरो का और b भी है वो भी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो का, तथा a इक्वल टू नॉट जीरो और b इक्वल टू नॉट जीरो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी परिभाषा क्या हुआ कि वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c के रूप में लिखा जा सके और जहां a b तथा c अचर संख्या और x तथा y क्या है, चर संख्या, तथा a जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और b जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहेंगे। तो अब यहाँ ये समझना है कि आखिर a जीरो के बराबर अगर हो क्यों नहीं होना चाहिए और b भी जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, या इसको और भी आसान तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें कम से कम दो चर का प्रयोग किया जाए, उसको हम कहेंगे कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसको भी लिख ही देते हैं, या अथवा आप ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। अथवा कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह समीकरण जिसमें दो चर का प्रयोग किया जाता है, तथा a इक्वल टू नॉट जीरो और b इक्वल टू नॉट जीरो, इसको भी हम कह सकते हैं कि क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे इसमें कि a जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए और b जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि एक समीकरण को लिखते हैं, जैसे यहाँ 6x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये देखना है कि x के पीछे संख्या क्या है, 6, y के पीछे संख्या क्या है, 2, और ये पूरा जो समीकरण है इसमें दो चर कौन कौन,
एक चर है आपका x और एक चर है आपका y, यानी कि यह समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो चर का प्रयोग किया गया है, एक x है और एक y है। अगर इसी को हम अगर लिख दें कि 0x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, तो क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है? तो बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ जीरो x के साथ है, यानी कि यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह है। और जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 से x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो समीकरण मिलेगा 0 प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी यहाँ मिला आपको 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ एक चर का प्रयोग हो रहा है। समझ में आ रहा है? या एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख ले 6x प्लस 0y प्लस 10 इक्वल टू 0। क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है? तो बोलेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? कि 6x का तो 6x हो जाएगा, प्लस 0 से y में गुना कीजिएगा तो 0 प्लस 10 बराबर 0, यानी यहाँ बचेगा 6x प्लस 10 बराबर 0। क्या इस समीकरण में दो चर का प्रयोग हुआ है? तो देख रहे हैं नहीं हुआ है, तो कहेंगे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, इसीलिए ए जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है और बी जो है 0 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि इसका मानक रूप क्या है? तो मानक रूप है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि x के पीछे का जो संख्या रहता है इसको हम a कहेंगे, y के पीछे का जो संख्या रहेगा उसको b और अचर पद को c। शुरू में ही हम लिख दिए हैं कि a, b और c क्या होता है? अचर पद होता है, और x और y क्या होता है? चर पद होता है। तो यहाँ इस समीकरण में देख रहे हैं कि x के पीछे, यहाँ अगर इस समीकरण में देखा जाए कि a का मान क्या होगा, तो a का मान यहाँ x के पीछे क्या है? 0। b का मान क्या होगा? y के पीछे क्या है? 4। c का मान क्या होगा? 1। तो यहाँ पे यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यह इसके जो गुण है उसको ये सत्यापित नहीं कर पा रहा है, संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ a जो है 0 के बराबर है, इसीलिए यह दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं हुआ। जैसे इसमें देखें कि यहाँ पे अगर पूछा जाए कि a का मान क्या हुआ इस समीकरण के लिए, तो x के पीछे वाले को a कहते हैं, a का मान कितना हो गया? 6। b का मान y के पीछे क्या है? 0, और c क्या है? 10। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि b जो है ये किसके बराबर है? 0 के बराबर, जबकि परिभाषा में कहता है कि a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि यह भी परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसीलिए ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ठीक है, बस सिंपल याद रखना है कि वह समीकरण जिसमें कम से कम दो चर का प्रयोग हुआ है और उसका पहला पद या दूसरा पद, या कह सकते हैं a और b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ही 0 के बराबर होगा तो क्या होता है? उसका चर समाप्त हो जाता है, इसीलिए यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में नहीं होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि किसी भी समीकरण को सबसे पहला इसमें क्या करता है कि कोई भी समीकरण लिख देगा और उसमें कहेगा कि इसके मानक रूप क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये जो है मानक रूप है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यह इसका मानक रूप में है। मानक रूप का मतलब कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करता है, इसमें एक समीकरण लिखेगा और बोलेगा कि a, b और c का मान बताइए। बच्चे का बका जाते हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान होता है। जैसे कि हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 8x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब बोलता है इसमें कि a, b तथा c का मान बताइए। बहुत आसान है, a का मान इसमें क्या होगा, b का मान क्या होगा, c का मान क्या होगा। ठीक, तो a, b, c है क्या? तो x के पीछे जो लगा हुआ रहता है अचर पद, उसको हम a कहते हैं। तो यहां भी देख लेंगे x के पीछे क्या लगा हुआ है, 8, तो 8 a का मान हो गया। उसके बाद b किसको कहते हैं? तो y के पीछे जो अचर पद लगा होता है उसको हम b कहते हैं। y के पीछे संख्या क्या है? 2। ठीक है, c का मतलब जो अचर पद होता है, तो इसमें अचर पद कितना है? -6। यही हमारा a, b, c हो गया। कभी कभी इसी समीकरण को क्या करता है, आगे पीछे करके दे देता है। जैसे देखिए, यही समीकरण को ऐसे दे देगा 2x और प्लस 8x प्लस 2y और इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना क्या है, पहले इसको हम मानक रूप में लिख लेंगे। मानक रूप मतलब 8x
प्लस 2y बराबर के इधर 6 है तो उसको हम इधर ले आएंगे तो -6 बराबर 0। ये मानक रूप हो गया, ax प्लस bx प्लस c के रूप में व्यक्त हो गया। अब यहां से हम आसानी से a b c का मान बता सकते हैं। a का मान x के पीछे 8, b का मान y के पीछे 2, c का मान जो अचर पद है -6। ठीक है, एकदम आसान है, इसको बस ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, या कभी कभी क्या करता है, इसी को थोड़ा और क्रिटिकल बनाने के लिए ऐसे बोलेगा 8x इक्वल टू -2y प्लस 6। अब इसमें बोलेगा कि ए बी सी का मान, बच्चे डायरेक्ट यहीं से ए बी सी लिख देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको हमको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप याद रखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, तो इसका मानक रूप जब हम करेंगे तो क्या होगा, 8x का 8x, ये माइनस में है बराबर किधर आएगा +2y, ये प्लस में है बराबर किधर आएगा -6, तो बराबर में क्या बचेगा 0। अब यह इसका मानक रूप हो गया। अब यहां से हम a b और c का मान लिख सकते हैं। a का मान कितना, x के पीछे 8, b का मान y के पीछे 2, c का मान अचर पद -6। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कितने प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो हल करने के लिए इसकी 4 विधियां हैं। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम 4 प्रकार से हल कर सकते हैं। तो वो 4 प्रकार कौन कौन सा है, ठीक है, उसको पहले देखते हैं और उसके बाद आगे इसका कौन कौन सा नियम हम पढ़ेंगे उसको देखते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की यहां लिखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कितने प्रकार से हल कर सकते हैं। तो जो क्लास 10th में पढ़ना है आपको कि कितना विधि का प्रयोग करना है, तो सबसे पहला विधि है इसका ग्राफीय विधि। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा है ब्रज गुणन विधि। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम 4 प्रकार से हल कर सकते हैं। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है विलोपन और चौथा है ब्रज गुणन विधि। ठीक है, अब एक एक करके हम इन विधि को समझेंगे। ठीक है, कि हम ग्राफीय विधि से किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे और विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद इसको हम साफ करते हैं और आगे फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं कि आगे कौन सा फॉर्मूला का हमको प्रयोग करना है। ठीक है, तो 4 विधि में से जो सबसे पहला विधि है ग्राफीय विधि, इसमें आपको याद रखना होता है कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहले जांच होता है कि उसका हल होगा कि नहीं होगा, हल होगा तो कैसा होगा। अगर उसका हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमारा किस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो हम कैसे जान पाएंगे किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में कि कोई समीकरण दिया हुआ है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इस समीकरण का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, उसके हल होंगे या नहीं होंगे और हल होंगे तो कितने होंगे, तो इसके बारे में हम आगे समझते हैं। अब यहां से इसको हम साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला बात यह है कि इसका नाम ही है दो चर वाले रैखिक समीकरण और रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दो चर वाले क्यों कहा, कभी भी यह आएगा और युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब भी यह आएगा आपका तो दो इक्वेशन के रूप में आएगा। ठीक है, कैसे दो इक्वेशन के रूप में, देखिए ध्यान से यहां से अब समझना है। जैसे इसका मानक रूप क्या है, मानक रूप है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक समीकरण ये हो गया। ठीक है, फिर एक और समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसका भी तो यही मानक रूप होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है ना,
कि जब भी आएगा तो दो समीकरण के रूप में मिलेगा। तो दो समीकरण के रूप में मिलेगा, चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो इसका मानक रूप तो यही होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, ध्यान यह देना है कि जो समीकरण एक रहेगा उसके सभी अचर पद 1 1 1, अचर पद में 1 1 1 लगा देंगे, और जो समीकरण 2 रहेगा उसके सभी अचर पद में 2 2 2 लगा देना है। तो यहाँ इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि x के पीछे अचर पद 1 है तो यहाँ a है तो इसमें 1 लगा दीजिए, अचर पद b है तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, अचर पद c है तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए। ठीक है, तो यहां से हमको देखने में समझ में आ रहा है कि यहाँ जो मान हमको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ जो मान मिल रहा है वो किस किस चीज का मान मिल रहा है हमको, a1 b1 और c1 का मान मिलेगा। फिर समीकरण 2 में जो अचर पद है उसमें 2 लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा a2, यहाँ हो जाएगा b2 और यहाँ हो जाएगा c2। ठीक, मतलब ये कहने का मतलब यह है कि समीकरण ए के जो अचर पद रहेंगे, तो अचर पद क्या है a b c, तो इसमें सब में हम 1 1 1 लगा दिए, तो यहाँ हो गया a1 b1 c1। और यहाँ समीकरण 2 है तो इसमें सब में हम अचर पद में 2 2 2 लगा दिए, यानी कि a2 b2 और c2। जैसे अगर एक एग्जांपल से समझा जाए, मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण 1। और फिर यहाँ दे दिया कि 2x माइनस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें हमको देखना है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c1 का c2 का मान क्या होगा। तो बहुत आसान है, यहाँ थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्या आसान है, यहाँ 1 है समीकरण, तो ये तो पता है ना कि x के पीछे वाले को a कहते हैं, a का मान कितना हो गया 3, b y के पीछे वाले को b कहते हैं, b का मान कितना हो गया 4, और अचर पद को कहते हैं c, तो अचर पद कितना है c बराबर -1। यहां से a b c का मान लिख लिए। इसमें भी तो वही होगा, x के पीछे वाले को a कहेंगे तो 2, y के पीछे कुछ नहीं है तो 1, और उसके पीछे माइनस है तो -1, b का मान हो गया, और c का मान कितना हो गया 10। ठीक, अब यहां देख पा रहे हैं आप ये समीकरण 1 है तो सब में 1 1 लगा दीजिए, 1 1 1। ये समीकरण 2 है तो सब में 2 2 लगा दीजिए, 2 2 2। अब यहां से आसानी से हमको प्राप्त हो गया a1 का मान 3, b1 का मान 4, c1 का मान -1, और इसमें a2 का मान 2, b2 का मान -1, c2 का मान 10। बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है कि a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कैसे लिखना है हमको। अब जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि अब आपके पास जब मान हो जाएगा a1 b1 c1 का और a2 b2 c2 का, तो इसी से हमको चेक करना होता है कि यह जो समीकरण है इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, और इसको जब हम हल करेंगे तो इसका हल हमको कैसा प्राप्त होगा। तो कैसे जानेंगे, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना होगा। क्या है फॉर्मूला, आइए उस फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है, पहला 3 फॉर्मूला है, तीनों को अब बहुत आसान फॉर्मूला, अगर यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो याद भी करने का जरूरत नहीं है। पहला कहता है सूत्र कि यदि a1 बटा a2, अब ये तो समझ में आ गया कि a1 क्या है a2 क्या है। a1 और a2 क्या है, समीकरण 1 का x का जो गुणक है a1 है, और समीकरण 2 का जो x का गुणक है a2 है। तो पहला कहता है कि यदि a1 बटा a2 जो है वो बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, यदि ऐसा हो जाए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, जब हम तुलना करेंगे तो देखेंगे ऐसा होगा, तो इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण, और शॉर्ट में हम लिख देते हैं, तो इसका ग्राफीय निरूपण, इसका ग्राफीय निरूपण ना प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और जब ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, तथा इस समीकरण का कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होता है, अद्वितीय का मतलब होता है एक दूसरे जैसा नहीं, मतलब कि यहां दो जो मान आएगा आपको x और y का जब मान आएगा
तो दोनों सेम नहीं होगा, x का कुछ और रहेगा और y का कुछ और। वही कह रहा है कि अद्वितीय हो, इसका मान जो है अद्वितीय हल होगा। ठीक है। दूसरा सूत्र कहता है कि यदि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 का और बराबर हो जाएगा c1 बटा c2 का, तीनों जो पद है अचर पद यदि आपस में बराबर हो जाएंगे तो क्या होगा, तो इसका ग्राफीय निरूपण, संपाती होगा तथा इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये संपाती का मतलब क्या होता है, तो संपाती का मतलब होता है एक रेखा पर दूसरे रेखा का हो जाना, वही क्या कहलाता है, संपाती कहलाता है। अद्वितीय आप समझ गए, अद्वितीय का मतलब होता है एक दूसरे जैसा नहीं, और संपाती का मतलब होता है एक रेखा पर दूसरे रेखा का हो जाना, क्या कहलाता है, संपाती कहलाता है। तो ये दो नियम है। और तीसरा नियम क्या है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 का, यदि ऐसा कंडीशन आ जाए तो कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, तो इसका ग्राफीय निरूपण समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर होगा, तथा इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ये तीन सूत्र हैं, याद रखना है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, तो इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा और कितने हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। दूसरा, यदि तीनों पद बराबर होता है, तीनों अचर पद a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, संपाती। संपाती का मतलब होता है एक रेखा पर, जैसे एक रेखा पर दूसरे रेखा का हो जाना, ये क्या कहलाता है, संपाती। ठीक है। और ऐसे समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल निकलते हैं। और तीसरा कंडीशन है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है यदि c1 बटा c2, तो इसका ग्राफीय निरूपण समांतर होगा, और समांतर जिसका ग्राफीय निरूपण होता है तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। यही हमारा 3 फार्मूला है जिसको हमको याद रखना है। ठीक है। अब इसी में छोटा सा एक और टॉपिक है, पूछ देता है कि बताइए कि इस समीकरण जो एक रैखिक युग्म दिया हुआ रहेगा और उसमें बच्चों से पूछता है कि बताइए कि ये युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत असंगत क्या है, कुछ नहीं है, बस इसी से समझना है। संगत युग्म किसको कहते हैं और असंगत युग्म किसको कहते हैं। तो संगत युग्म कहते हैं, संगत युग्म तो संगत युग्म होता है जिस समीकरण का हल होता है उसको हम संगत युग्म कहेंगे, और जिसका हल नहीं होगा उसको हम असंगत युग्म कहते हैं। तो संगत युग्म मतलब, अब यहाँ पे ये देखना है कि ये तीनों कंडीशन में इसी से हमको चेक करना है कि संगत है कि असंगत। तो कैसे चेक करेंगे, तो पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन में क्या होगा, संगत, क्योंकि इसका हल है, क्योंकि एक का अद्वितीय हल है, एक का अनेक हल है। और तीसरा कंडीशन में कोई हल नहीं है तो असंगत। तो यहां लिख देते हैं संगत युग्म जिसका हल हो, जिस समीकरण का हल हो, जिस समीकरण का हल हो उसको हम क्या कहेंगे, संगत युग्म। और कौन कौन समीकरण का हल होता है, यहां अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो दो कंडीशन में हल होता है, कब कब, कि a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा b2, तो इसका हल होता है, इसलिए संगत युग्म होगा। और दूसरा इसका कंडीशन क्या होगा कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। तो ये दो कंडीशन में युग्म जो होंगे क्या होंगे, संगत। ये दो कंडीशन में क्या हो जाएंगे, युग्म आपका संगत युग्म, संगत युग्म होंगे, संगत युग्म होंगे। और असंगत युग्म किसको कहते हैं,
तो असंगत युग्म कहते हैं जिस समीकरण का हल न हो। असंगत युग्म जिस समीकरण का हल नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, असंगत। तो किस समीकरण किस कंडीशन में हल नहीं होता है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं होता है c1 बटा c2 का, तो ये हो गया आपका असंगत युग्म। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से समझेंगे। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि ए बी सी क्या है, a1 b1 c1, a2 b2 c2 क्या कहते, किसको कहा जाता है, उसका मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब एक एक करके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से हमको समझ में आएगा कि इस फॉर्मूला को हम कैसे उपयोग में लाते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए अब इसको अगले पार्ट में एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि इसका उपयोग हम कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।